बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो गया, और आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यानी उसमें हमने MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कम्प्लीटली सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि MCQ है, इसमें इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमने जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको चूज़ करना है और सर्कल करना है। ये बात ज़रूर आपने जहन में रखनी है मेरा बेटा कि आप गौर से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है कि अगर इन सर्कल लिखा होगा तो फिर ये कंपल्शन है कि हमने सर्कल ही करना है आंसर को, और अगर टिक लिखा होगा तो फिर टिक ही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका जो MCQ है वो है द नंबर ऑफ़ बेस यूनिट्स इन SI जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें जो बेस यूनिट्स है वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स में सारी बातें तकरीबन पढ़ी हुई हैं, अब जैसे ये रिवीजन हो रही है इनकी। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो जो किलोग्राम है ये बेस यूनिट है, इसलिए इसको हम सर्कल कर देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन मोल होता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी वही बात पूछी गई है। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज़ इक्विवेलेंट टू 200 माइक्रो सेकेंड जो है ये किसके इक्वल होगा, सेकेंड्स में उस हमने बताना है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। तो 200 है तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 2, ये साइंटिफिक नोटेशन में ये आ गया। और जो माइक्रो है ये प्रीफिक्स है एक, तो इसको हम लिखेंगे 10 टू द रेज़ पावर -6। जब ये पावर्स ऐड होंगी तो ये इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -4। तो ये C वाला इसका ऑप्शन था, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, तो यहाँ पे टिक नहीं किया गया। इसमें जो नैनो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स है, क्योंकि जो नैनो है वो इक्वल किसके होता है, 10 टू द रेज़ पावर -9 के। ठीक है, तो यहाँ पे 5000 नैनोग्राम जो है ये सबसे छोटी क्वांटिटी होगी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो है इसका जो 6th MCQ है वो है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। अच्छा, अब इंटरनल डायामीटर की बात की जा रही है, तो इंटरनल डायामीटर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर से जो है वो मेजर किया जा सकता है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अगर एक्सटर्नल डायामीटर की बात करते तो फिर हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को टिक करना था। ये देखें, क्योंकि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001, यानी 100th ऑफ मिलीमीटर तक ये जो है वो करेक्ट मेजरमेंट करता है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है इसका ये बनाया ही इस मकसद के लिए होता है कि हम किसी भी ट्यूब वगैरह या सिलेंडर वगैरह के इंटरनल डायामीटर को फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी उसकी जो थिकनेस है, जो उस जिस मटेरियल से वो बना होता है वो थिकनेस उसमें से माइनस हो जाती है। तो जो वर्नियर कैलिपर ये ज़्यादा एक्यूरेटली हमें बताएगा इंटरनल डायामीटर ऑफ अ ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्यूब दिया है तो ट्यूब है, अदरवाइज अगर कोई भी सिलेंडर टाइप चीज़ होगी तो डायामीटर इंटरनल, ये इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल होता तो डेफिनेटली हम स्क्रू गेज को टिक करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद 7th जो MCQ है इसकी बात कर लेते हैं। कहता है अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। ये याद रखना है कि उसने वर्नियर कैलिपर से ये जो है वो डायमीटर मेजर किया है। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, हम उसी हद तक उससे एग्री कर सकते हैं जिस हद तक उसका लीस्ट काउंट हमें परमिशन देगा। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है सेंटीमीटर में वो 0.01 सेंटीमीटर होता है वर्नियर कैलिपर्स का। तो इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम सिर्फ इसके साथ मुतमईन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पहले 2 ऑप्शंस में सिर्फ 1 डिजिट तक है तो ये छोटी वैल्यू है, अगर ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये। और इसमें जो 1.032 है इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हो जाएगी वैल्यू, तो हम इससे भी एग्री नहीं कर सकते। तो C वाला ऑप्शन जो है उसको टिक कर दिया गया यहाँ पे। अब मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को टिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें, स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, इट्स रीडिंग इज 3 डिवीजन वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज। तो हमने ये पहले भी उस टॉपिक में पढ़ा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाला, कि हमने जो मेन स्केल रीडिंग होती है उसको ऐड करना होता है जो सर्कुलर स्केल,
ठीक है, डिवीजन होती है उसमें, लेकिन सर्कुलर स्केल डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8th जो सर्कुलर डिवीजन है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, विच इज 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, उसको फिर हम 3 में ऐड कर देंगे तो 3.08 मिलीमीटर जो है वो उस शीट की थिकनेस आ जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी भी है पहले। ऑल द इसके बाद है बेटे नेक्स्ट, ये यहाँ पे हमारे MCQ सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। इनमें 3 एग्जांपल्स देनी है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। ये जब टॉपिक में पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था आपको आंसर्स। मज़ीद हम पेज नंबर 5 पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जब दोबारा हम पेज नंबर 5 पे जाते हैं बुक की, ये देखें, ये बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस दी हैं और नीचे इनकी एग्जांपल्स दी हैं। जैसे बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, मैस, टाइम है, 3 एग्जांपल्स देनी। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आपने कोई सी 3 एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन वहाँ पे राइट कर देनी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि क्वेश्चन 1.3 होगा अब हमारे पास। ठीक है, 1.3 जो कि नेक्स्ट पेज पे है, पेज 25 पे। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स कहलाएंगे, जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ा। ये पेज नंबर 6 में भी लिखा होगा। ये जब पेज नंबर 6 पे हमने पढ़ा होगा वो टॉपिक, तब भी मैंने बताया। मजीद मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। ये जो बेस यूनिट्स हैं जैसे किलोग्राम है, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन, ये सारे के सारे बेस यूनिट्स हैं ये। ठीक है, 1.4 क्वेश्चन की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो डेफिनेटली बेस क्वांटिटीज से मिलकर ही बनती है ना। तो अब हमने ये देखना है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज से मिलकर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी है। स्पीड की बात करें, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो स्पीड है इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस असल में लेंथ होता है, यानी d/t है ना ये। तो डिस्टेंस लेंथ है और टाइम तो टाइम ही होता है, यानी लेंथ और टाइम ये 2 बेस क्वांटिटीज जो यूज़ हुई हैं, इससे ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि स्पीड है वो बनी है। इसके बाद वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है इक्वल लेंथ, विड्थ और हाइट के प्रोडक्ट के। ये तीनों की तीनों असल में लेंथ हैं। ठीक है, तो लेंथ इसमें बेस क्वांटिटी है। इसके बाद सी में हमसे पूछा है फोर्स के बारे में। फोर्स इक्वल होता है ma। ठीक है, तो ma जो है इसको हम लिख सकते हैं, मैस जो है वो बेस क्वांटिटी है। ठीक है, और इसी तरह जो एक्सेलरेशन है ये v/t यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये। तो v/t होता है, इसमें जो टाइम है ये ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं d/t, जैसा कि हमने पहले भी लिखा ये स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं। तो d/t, इसमें d जो है वो लेंथ है, तो इसमें लेंथ, टाइम, ठीक है ना, ये और मैस, लेंथ, टाइम और मैस, ये 3 जो है ये बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई हैं इसमें। आगे बात करते हैं फोर्स वाला जो इसका पार्ट है, वर्क होता है फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, F मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो है इसका प्रोडक्ट होगा। डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अब जो यहाँ पे हमें फोर्स दिया, ये F इक्वल होगा ma के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मैस, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस यानी लेंथ, ये 3 बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं। और अगर हम d की बात करें, d इक्वल s के होता है और s भी क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, असल में लेंथ ही होता है। तो इसमें जो बेस क्वांटिटीज यूज होंगी वो वही होंगी जो कि यहाँ पे फोर्स में यूज हुई हैं, वर्क में भी वही होंगी। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5। इसमें कहा गया है कि एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स में अपनी एज आपने बतानी है। उसके लिए NP मैंने लिखा, यानी नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इसको मैंने सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखें ये 1.5 है, जो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये है, जो हम लोग करेंगे वो ये है कि पहले एज लिखी हमने। ये देखें एज है 15 ईयर्स। सपोज कर लिया कि किसी बेटे या बेटी की एज जो है वो 15 ईयर्स है। ईयर्स जो है वो ईयर्स को सबसे पहले हमने चेंज करना है मंथ्स में, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 180 मंथ्स आ जाएंगे। ये चेंज हो गया ईयर्स मंथ्स में। अब मंथ्स को चेंज करेंगे हम डेज में। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करने से जो मंथ्स हैं वो किस में चेंज हो गए, डेज में। 5400 आ गया ये। फिर
डेज को चेंज किया आवर्स में, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये 129600 आवर्स आ गए। इनको फिर हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये 5 क्लास के क्वेश्चन है असल में, वहाँ से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर मिनट में चेंज हो गया, ये मिनट में, फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास सेकंड में ये वैल्यू आ गई। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 4.6656 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकंड्स। इस तरीके से हमने जो एज है वो ईयर्स में थी, उसको सेकंड्स में राइट कर दिया। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.6 जो है, ने कहा व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। SI यूनिट्स जो हैं इन्होंने क्या रोल प्ले किया है साइंस की डेवलपमेंट में। तो ये पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है। यहाँ पेज नंबर 5 पे हम चाहते हैं दोबारा, और उस आंसर को एक दफ़ा मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा उसका आंसर है। ये देखें, ये पेज नंबर 5 पे यहाँ पे विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटे। अच्छा जी, दोबारा फिर जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। जो तो बुक में किसी टॉपिक में आंसर होगा वो मैं जस्ट आपको मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स तो पढ़ चुके हैं, और अगर इसके अलावा कोई होगा तो उसको हम रीड करके मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद 10th जो हमारे पास 7th वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट असल में लीस्ट काउंट को ही कहते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट के बारे में हमने बताना, ये पेज नंबर 10 पे ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया होगा जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था। मजीद मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 का आंसर, यहाँ से ऑलरेडी पहले निशान भी लगवाया गया है। ये लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आपने राइट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 1.8, उसमें क्या कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर से, एरर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये ज़ीरो एरर से क्या मतलब है। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर राइट कर दिया गया है। आपने इसी तरह ही इस आंसर को राइट कर देना है। ठीक है, ज़ीरो एरर इज, जी ये सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ड्यू टू मैकेनिकल एरर्स sometimes the zero mark of the vernier scale does not coincide with the zero mark of the main scale। तो अगर ऐसा हो तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो ज़ीरो एरर हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स का हो, वो ज़ीरो एरर हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स के अलावा, जैसे हमने और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी पढ़ा, जैसे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, उसका ज़ीरो एरर भी यही होगा कि जब मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के इक्वल यानी उसके साथ कोइंसाइड ना करे तो उसमें ज़ीरो एरर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट 9th वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर, सॉरी व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेटे इसका आंसर ये है कि ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड it also helps in checking the instrument whether it is working right or whether it is working wrong। तो यहाँ तक ये इसका आंसर होगा, यानी ये चेक करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक है या नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो एरर को यूज़ किया जाता है, या ज़ीरो एरर जो है वो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट जो है वो 10th वाला इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। तो ये स्टॉप वॉच पेज नंबर 18 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 18 पे चलते हैं। ये देखें स्टॉप वॉच वाला टॉपिक। ठीक है, ये सारे का सारा टॉपिक आपने याद कर लेना है। स्टॉप वॉच इज़, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ तक याद कर लेना है कि स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। उसके बाद इसके लीस्ट काउंट की बात की जाती है, तो लीस्ट काउंट इसका क्या होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट है, और यही आपने बता देना, बस ये 2 लाइनों में इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाई डू वी नीड टू मैयर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वक्त के जो बहुत छोटे छोटे वक्फे होते हैं ना, उनको मैयर करना क्यों ज़रूरी होता है, या हम क्यों करते हैं उनको मैयर। कहता है इट इज़ इन मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशन देर आर सो मैनी फिनोमिना विच वेरी का मतलब जो कि तब्दील हो जाते हैं, उनका फ़र्क आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कुछ ऐसे भी
आप कह लें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जिसमें वक्त के बहुत थोड़े दौरानिये में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो जितने छोटे दौरानिये होंगे वक्त के, हम उनको मैयर करेंगे तो उतनी ज़्यादा बेहतर हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे या कैलकुलेशंस आएंगी। सो वी नीड टू मैयर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ताकि हमारे पास बेहतर कैलकुलेशंस आएँ, बेहतर रिजल्ट्स आएँ। अगर बहुत थोड़े दौरानिये में चेंज को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा जो इंटरवल होगा टाइम का उसमें वो चेंज ज़्यादा आ जाएगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा हमारी कैलकुलेशन पे। इसलिए हम जो स्मॉल इंटरवल जो है उनको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट। ये पेज नंबर 23 पे जो समरी है उसमें से आंसर को मैंने यहाँ पे चूज किया है कि आप वहां से याद कर लें। उसकी रीजन ये है कि यहाँ बेहतर डेफिनेशन दी गई है कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। और ये एक MCQ में भी हमसे पूछा गया था, आप वहां से भी ये डेफिनेशन देख सकते हैं जो 10th वाला MCQ है। इसके बाद लास्ट वाला इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये कैसे रिलेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो प्रिसीजन होती है उससे। तो ये हमने टॉपिक में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने वो यहाँ लिखा भी हुआ है 21 पेज पे। ये देखें कि एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरिंग रिजल्ट। यानी द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द एस्टिमेटेड डिजिट। अब यहाँ पे देखें ये मेन लाइन है इस क्वेश्चन के आंसर की। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन, यानी जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू या जो मेजरमेंट है वो प्रीसाइज होगी। ठीक है, तो इस तरह जो प्रिसीजन है वो रिलेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। इसके साथ ही हमारे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि ज़्यादा बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें, और वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो जाए, जो कि इस वीडियो और इस तरह की सारी वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।